दोस्तों नमस्कार। एक ओर जहां भारतीय जनता पार्टी अभी तक राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अपना मुख्यमंत्री भी तय नहीं कर पाई है, तो दूसरी तरफ तेलंगाना जैसे राहुल गांधी ने, डीके शिव कुमार ने अपनी रणनीति से जीता। और वो राज्य जहां पर 6 महीने पहले कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूत नहीं थी कि उसके जीतने की उम्मीद हो, बल्कि ये माना जा रहा था कि केसीआर वहां हैट्रिक मारेंगे और कांग्रेस पार्टी विपक्ष बन सकता, मजबूत विपक्ष के रूप में सामने आ सकती है। लेकिन 2 महीने के भीतर राहुल गांधी ने अपने रणनीतिकार के जरिए और डीके शिव कुमार जैसे बेहतरीन संगठनकर्ता के जरिए, तेलंगाना के अपने प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी के जरिए जो वहां पर माहौल बनाया और शिकंजा कसा, उसने केसीआर को बाय बाय कर दिया। पूर्ण बहुमत मिला तेलंगाना में और उसने अपना मुख्यमंत्री भी चुनने में देरी नहीं की। एक तरह से आप कहें कि उसने पहला कदम बढ़ा दिया और तेलंगाना में जो मुख्यमंत्री बनाया है वो आप राजनीति में जैसे नौजवान कहते हैं, वो रेवंत रेड्डी के साथ जिसे अपना डिप्टी सीएम बनाया है वो है त्रुप्का इक्का, वो है दाव राहुल गांधी का मल्लू भट्टी बक्रमार्क। दलित समाज से आते हैं, बेहद संघर्षशील जीवन, लेकिन तेलंगाना के आज वो पहले दलित डिप्टी सीएम बने हैं। और वो समाज जिसने तेलंगाना के लिए अपनी लड़ाई लड़ी, शहादत दी, और उस दलित समाज से केसीआर ने वादा किया था कि उसे हम सीएम बनाएंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपना डिप्टी सीएम दे दिया। सिर्फ यही दावबाजी नहीं है, सिर्फ यही एक शतरंज की बिसात नहीं है, एक और बिसात खेली राहुल गांधी ने तेलंगाना में, वो था प्रोटेम स्पीकर का पद। दरअसल जिस समय कैबिनेट की लिस्ट आई थी उसमें एक और बड़ा नाम था, वो था दनसारी अनुसुईया का। वो महिला जिसने 13 साल की उम्र से वो नक्सलाइट मूवमेंट के साथ जुड़ी और फिर आगे चल करके जब मोहभंग हुआ नक्सलाइट मूवमेंट से तो आत्मसमर्पण किया, पढ़ाई की, वकालत की और उसके बाद राजनीति में कदम रखा। और आज दनसारी अनुसुईया को कैबिनेट मंत्री बनाया गया तेलंगाना में। आप ये कह सकते हैं कि जो भटके हुए लोग हैं, जो ऐसे आंदोलनकारी हैं जो लोकतंत्र और संविधान को ही कहीं ताक पर रख रहे हैं, उनकी वापसी असली घर वापसी है। जो उस लोकतंत्र में शामिल होकर के जिन आदिवासियों के बीच वो काम कर रही थी, उनको न्याय दिलाने के लिए मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। असली राजनीति ये होती है, लोगों से जुड़ी हुई राजनीति, कोई प्रतीकों की राजनीति नहीं। तो जिस तरह से दलित कार्ड वहां पे खेला राहुल गांधी ने, वहीं पर एक और कार्ड खेल करके भारतीय जनता पार्टी को चारों खाने चित्त कर दिया। एक आरोप लग रहा था कांग्रेस पार्टी पर, और आश्चर्यजनक बात तो यह है कि गोदी मीडिया के पत्रकार चला रहे थे कि उस पूरे मंत्रिमंडल में एक भी मुस्लिम नहीं है। जैसे ठेका हो कांग्रेस पार्टी का। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी का यह दायित्व है, अगर वो सामाजिक न्याय की राजनीति करती है, सेकुलरिज्म की राजनीति करती है, तो उसे राहुल गांधी की उस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक। मुस्लिम 5 टिकट दिए थे कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन एक भी जीत करके नहीं आया, तो मंत्रिमंडल में जगह कैसे पाता। गोदी मीडिया के पत्रकार ये चला रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम समाज से गद्दारी की, मुस्लिम समाज ने झौवा भर वोट दिया कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि बिना उसके 13% आबादी है तेलंगाना में, बिना उनके सहयोग के, बिना उनके मत के कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी सफलता नहीं प्राप्त कर सकती थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ऐसे में उस अकलियत समाज की भी ये हक बनता था कि उसे मंत्रिमंडल में जगह मिले,
लेकिन कांग्रेस पार्टी की मजबूरी ये थी कि उसका कोई भी विधायक चुन करके नहीं आया और वहां पर विधान परिषद भी नहीं कि कम से कम आगे उन्हें विधान परिषद के जरिए दाखिल कराया जाए। तो ऐसे में राहुल गांधी ने जिस दाव को खेला वो दाव अद्भुत था। एक तीर से कई निशाने लगाए। प्रोटेम स्पीकर के लिए उन्होंने असद उद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को चुना और ये एक ऐसा दाव था जिससे भारतीय जनता पार्टी तिलमिला गई। राजा सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के गोशा महल सीट से चुन करके आने वाले विधायक हैं, तीसरी बार जीते हैं और उनके नाम में तो जिस तरह की शोहरत है कि वो सांप्रदायिक भाषा बोलने वाले हैं, कई उन पर मुकदमे हैं उस तरह की भाषा बोलने के लिए। वो राजा सिंह ऐलान करते हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी अगर प्रोटेम स्पीकर होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के जो चुने हुए 8 विधायक हैं वो सदस्यता नहीं लेंगे, शपथ नहीं लेंगे। और आज यही किया कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन नहीं माना, प्रोटेम स्पीकर बनाया अकबरुद्दीन ओवैसी को। भारतीय जनता पार्टी के राजा सिंह चीखते और चिल्लाते रह गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपने कदम नहीं खींचे। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी के वो विधायक शपथ भी नहीं ले पाए, यानी अभी घोषित रूप से विधायक नहीं बन सके। लेंगे वो आगे लेंगे, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि विधानसभा के भीतर शपथ लेने के बाद ही वो असली विधायक होता है, वो नहीं बन सके। भारतीय जनता पार्टी की तिलमिलाहट सिर्फ ये नहीं है कि अकबरुद्दीन ओवैसी को बना दिया प्रोटेम स्पीकर, इसके पीछे एक और भी कारण है। दरअसल राजा सिंह तो ये दिखाना चाहते हैं कि भाई मुस्लिम है इसलिए हम शपथ नहीं ले रहे हैं, लेकिन असल में तिलमिलाहट तो ये है कि कांग्रेस पार्टी की लगातार जो उस पर कमेंट किया जा रहा था गोदी मीडिया के जरिए, जो घेरेबंदी की जा रही थी कि देखिए एक भी मुस्लिम उन्होंने मंत्री नहीं बनाया, एक इतना बड़ा सम्मान दे दिया कांग्रेस पार्टी ने, जो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया के एंकरों पर तमाचा है। हालांकि उनसे सुधरने की आप उम्मीद नहीं करते, करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन एक करारा तमाचा मारा कांग्रेस पार्टी ने और अब वो तिलमिला करके इसलिए रह गई क्योंकि इसी एक तीर से एक और निशाना साधा है, और वो है कि MIM को इंडिया अलायंस में शामिल करने की पहल। ये मैं बराबर कहता रहा हूं कि राजनीति में सिर्फ प्रतीक नहीं, सिर्फ मुखौटे नहीं, जैसे भारतीय जनता पार्टी करती है कि ओबीसी के कुछ मुखौटे बुला करके खड़े कर देती है, कुछ दलितों के मुखौटे ला करके खड़े कर देती है, कहीं तो आदिवासी को ही वो मुखौटा बना करके खड़ा कर देते हैं और ये मैसेज देते हैं कि देखिए हमने तो इनको इतना सम्मान दिया। जबकि सच्चाई ये है कि इन समाजों के प्रतिनिधियों के जरिए वो अपने संघ के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके मुंह पर पट्टी बांध करके, क्योंकि उनकी ये औकात नहीं है कि वो चुनाव जीत करके आए बिना बीजेपी के सहारे के। ऐसे पंगु किस्म के लोग, ऐसे चमचे किस्म के लोगों को बीजेपी ने तरजीह दी और उस समाज को ये मैसेज दिया कि देखिए हम आपके समाज के व्यक्ति को लेकर के आए हैं, लेकिन सारा एजेंडा खत्म कर दिया गया। जो दलित पिछड़े आदिवासी समाज के एजुकेशन का सवाल है, जो नौकरियों का सवाल है, वो सब गायब कर दिया गया उन चंद मुखौटों के लिए। और वो चंद मुखौटे आरक्षण का विरोध करने तक उतर गए, क्योंकि उन्हें लॉयल्टी वहां पे साबित करनी है, संघ की भाषा को बोलना है, उसके सामने सम्मान देना, प्रतिनिधित्व देना और भागीदारी देना, ये आज के कांग्रेस पार्टी की नई राजनीति है। इसे मैं राहुल गांधी की राजनीति कहता हूं। वो उन्होंने असद उद्दीन ओवैसी, उनके छोटे भाई को मैसेज दिया, सम्मान दिया प्रोटेम स्पीकर का, और इसने पूरे देश के 14% मुसलमानों को भी यह मैसेज दिया कि कांग्रेस पार्टी ओवैसी के भाई को सम्मान दे रही है। और ये वो काट है, ये वो दाव है जिससे भारतीय जनता पार्टी तिलमिला गई है, क्योंकि उसे लग रहा है कि मुस्लिम अकलियत समाज कांग्रेस पार्टी की तरफ एक तरफा जा सकता है, और अगर ओवैसी इंडिया अलायंस के साथ चले गए तब तो फिर मटिया मैठी हो जाएगा। क्योंकि अभी तक तो वो और ओवैसी दोनों लोग मिल करके
जो खेल खेलते थे, जितनी भी सांप्रदायिक दूरियां बढ़ सकती थीं वो दोनों बढ़ाते थे, जितना उग्र वो दोनों बोलते थे, उस वजह से भारतीय जनता पार्टी को तो मजा आता था, उसको और ज्यादा मौका मिलता था अपने पैर पसारने का, लोगों को डराने का। और वैसी मुसलमानों को डराते हैं तो बीजेपी हिंदुओं को डराती है, गोलबंदी करती है। लेकिन अगर ओवैसी सही लाइन पर आ जाते हैं, इंडिया अलायंस के साथ आ जाते हैं, तो इससे इंडिया अलायंस मजबूत होगा और भारतीय जनता पार्टी के पैरों के नीचे से जमीन निकल सकती है। यही असली वो दाव है जिसे मैं राहुल गांधी के दाव के रूप में देख रहा हूं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का वो आधार वोट, बिहार में आरजेडी जेडीयू का वो वोट, कर्नाटक में जेडीएस का वोट, तेलंगाना में केसीआर का वोट। अब ये वोट अगर इस इंडिया अलायंस के साथ जाता है, कहीं कांग्रेस के साथ जुड़ता है और इन तमाम दलों के साथ जाता है, तो मुश्किल हो जाएगी बीजेपी को। और इसीलिए इतनी तिलमिलाहट दिखाई पड़ती है राजा सिंह की। और ये सिर्फ राजा सिंह की तिलमिलाहट नहीं है, दरअसल ये तिलमिलाहट उस पूरी भारतीय जनता पार्टी की है। मुश्किलें तो अमित शाह को भी नजर आ रही होंगी। नरेंद्र मोदी जो अभी पसमानदा मुसलमानों को जोड़ करके राजनीति करना चाहते थे, उनके लिए ये एमआईएम को जोड़ने का कार्ड कांग्रेस पार्टी का ये पसीने छुड़ा देगा, क्योंकि अब वो फूट डालो राज करो की राजनीति शायद नहीं चलने पाए इस इंडिया अलायंस के इस दाव के आगे। इसीलिए मैं मानता हूं कि राहुल गांधी तेलंगाना के जरिए एक नई पेशबंदी इंडिया अलायंस को मजबूत करने की कर रही हैं और वो उस तेलंगाना में एक मॉडल के रूप में विकसित हो रही है। लेकिन अभी वक्त है 4 महीने 5 महीने का, देखना है कि होता है क्या। शुक्रिया।